नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जी जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में पिछली कक्षा में हमने एक नई प्ररूपणा पर चर्चा करना प्रारंभ किया था, जिसका नाम है जीव समास प्ररूपणा। सबसे पहले गुणस्थान प्ररूपणा का वर्णन अपन सभी ने किया था, फिर उसके बाद अपन ने जीव समास पढ़ना प्रारंभ किया। जीव समास की परिभाषा बताते हुए इन्होंने बताया था कि जहां पर जीवों का संग्रह किया जाता है, किसका संग्रह करेंगे? जीवों का करेंगे, और उनकी जातियों के प्रकारों का संग्रह जब किया जाता है और जितने अनंतानंत जीव इस संसार में हैं, जब उनको संग्रहित करके किसी एक रूप में, दो रूप में, तीन रूप में या चार भेदों में जब उनको विभाजित किया जाता है, तो उनको ही हम जीव समास कहते हैं। हमने कल की कक्षा में आपको बताया था कि यदि हम संपूर्ण जीव राशि को केवल एक जीव नाम से संबोधित करें, संसारी जीव, तो ये जीव समास का एक भेद हो गया, और इस संसारी जीव के कहते ही संपूर्ण जीवों का ग्रहण हो गया। दो भेद करेंगे तो संसारी जीवों के त्रस जीव और स्थावर जीव, ऐसे दो भेद करते ही सारे अनंतानंत जीव इन दो भेदों में ही गर्भित हो जाते हैं। तीन भेद करेंगे तो स्थावर जीव तो एक अपन ने कर ही दिया था, अब त्रस जीवों के दो भेद कर देंगे, विकलत्रय और सकलेंद्रिय, तो ऐसे तीन भेद हो जाएंगे। इसी प्रकार से भेद प्रभेद करते 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 हम लोग 19 भेदों पर आते हैं, 38 भेदों पर आते हैं, 57 भेदों पर आते हैं, और फिर 98 जीव समास के भेद किए गए। और भी विस्तार करेंगे तो और भी अनेक भेद बन जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यदि अपन ग्रंथों में, आगम में देखते हैं तो जीव समास के 14 भेद, 19 भेद, 57 भेद और 98 भेद प्रसिद्ध हैं। इस ग्रंथ को अपन अभी जब पढ़ेंगे, आगामी गाथाओं में आएगा, तो इसमें 14, 19, 38, 57 और 98 इन सभी का विस्तार से वर्णन किया गया है। कल की कक्षा में हमने आपको एक विशेष रूप से जीवों के भेद प्रभेदों का चार्ट बताया था, और उसमें हमने आपको स्पष्ट किया था कि यदि हमें जीव समास समझना है तो पहले जीवों के भेद प्रभेदों को समझना जरूरी है। इस संसार में कितने जीव हैं और उन जीवों के भेद प्रभेद कितने होते हैं, उनकी जातियां कितने प्रकार की हैं, त्रस जीव कौन कहलाते हैं, स्थावर जीव कौन कहलाते हैं, त्रस जीवों के भेद प्रभेद कितने करते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीवों को हम विकलत्रय कहते हैं। पंचेंद्री जीवों के दो भेद करते हैं, सैनी जीव और असैनी जीव। क्यों? क्योंकि 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के जितने जीव हैं ये तो असैनी ही होते हैं, यहां दो भेद होते ही नहीं। केवल पंचेंद्री जीवों में ही कुछ जीव सैनी है, कुछ असैनी है, इसीलिए ये दो भेद किए जाते हैं। पंचेंद्री जीवों में भी जब अपन भेद प्रभेद करेंगे तो 4 गतियों की अपेक्षा से भेद बनते हैं,
क्योंकि एक इंद्री से 4 इंद्री तक के जितने जीव हैं ये तो मात्र त्रियंच गति के ही होते हैं। पंचेंद्रीय जीवों में भेद प्रभेद बनता है कि सैनी असैनी का अथवा देव मनुष्य नारकी और त्रियंच का। तो पंचेंद्रीय जीवों के अपन 4 भेद कर देते हैं। इनमें से देव नारकी और मनुष्य तो नियम से सैनी पंचेंद्रीय ही होते हैं। मात्र त्रियंच जो होते हैं उन त्रियंचों में कुछ सैनी होते हैं कुछ असैनी होते हैं, इसलिए पंचेंद्रीय जीव के 2 भेद बन जाते हैं। स्थावर जीवों में जब अपन भेद प्रभेद करते हैं तो स्थावर जीवों के सामान्यतः तो 5 भेद किए जाते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। फिर इनके भेद प्रभेद करते हैं तो सूक्ष्म और बादर की अपेक्षा से भेद प्रभेद किए जाते हैं। तो पृथ्वी का एक के भी 2 भेद, जल का एक के भी 2 भेद, अग्नि का एक के भी 2 भेद, वायु का एक के भी 2 भेद। ऐसे 4 जो प्रारंभ के स्थावर जीव हैं उनके 2-2 भेद बन जाते हैं। वनस्पति कायक के जब अपन भेद करते हैं तो सामान्यतः तो अपन ने 2 भेद कर दिए थे सूक्ष्म और बादर की दृष्टि से, लेकिन जब अपन विशेष भेद करेंगे तो वनस्पति कायक 2 प्रकार की होती है, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति के जो जीव हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद, जिनको हम नित्य निगोदिया अथवा इतर निगोदिया जीव भी कहते हैं। तो ये जो नित्य निगोद और इतर निगोद वाले जीव हैं ये दोनों प्रकार के जीव सूक्ष्म और बादर के भेद से 2-2 प्रकार के होते हैं। तो अब अपन कुल भेद जब करते हैं तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, फिर नित्य निगोद और इतर निगोद, ऐसे ये 6 भेद हो गए। इन 6 भेदों के सूक्ष्म और इन 6 भेदों के बादर, तो कितने हो गए? 12 भेद हो गए। फिर इसके बाद प्रत्येक वनस्पति पर आते हैं तो प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद करते हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। ये जो प्रत्येक वनस्पति होती है ये बादर ही होती है, यहां सूक्ष्म का भेद नहीं होता, इसीलिए यहां एक एक ही भेद बनेगा सप्रतिष्ठित का और अप्रतिष्ठित का। तो 2 भेद ये हो जाते हैं। ऐसे एक इंद्रियों के कुल अधिकतम भेद बनते हैं तो 14 भेद बन जाते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, नित्य निगोद, इतर निगोद, इनके सूक्ष्म और इनके बादर 12 भेद हो गए। और फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, तो एक इंद्रिय के कितने भेद बने? 14 भेद बने। फिर त्रस जीवों में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, 5 भेद ये बनते हैं। कुल 19 भेद हो जाते हैं। ये अपने 19 जीव समास कहलाते हैं। तो सामान्य से ये जो भेद प्रभेद हमने आपको बताए थे, एक बार पुनः बोर्ड के माध्यम से आप लोग देखें। यहां हमने आपको बताया था संसारी जीव के 2 भेद किए, स्थावर और त्रस। स्थावर के 5 भेद किए थे, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। वनस्पति का एक के 2 भेद किए, साधारण और प्रत्येक। साधारण के 2 भेद नित्य निगोद, इतर निगोद, और प्रत्येक के 2 भेद सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित। ये एक इंद्रिय जीवों के सारे भेद हो गए। अब इन एक इंद्रिय जीवों के भेद करते हैं तो इन भेदों के साथ साथ इनके सूक्ष्म बादर भेद होते हैं। सूक्ष्म बादर में हमने आपको बताया था कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है, जिससे उनके औदारिक शरीर की रचना ऐसी होती है जो एक दूसरे से टकराती नहीं है, बाधा को प्राप्त नहीं होती, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। और कुछ जीवों का शरीर बादर नाम कर्म के उदय के कारण से बादर होता है, स्थूल होता है, उदार होता है, इसीलिए एक दूसरे से बाधा को प्राप्त होता है। तो एक इंद्रिय जीव दोनों प्रकार के होते हैं। बादर जीव किसी न किसी आधार से रहते हैं, उनको आधार की आवश्यकता होती है, बिना आधार के नहीं रहते। जैसे ये जो कमरा है, इस कमरे में बीच में जो हवा बह रही है, इस हवा में कहीं कोई आधार नहीं है, तो यहां पर जीव होंगे कि नहीं होंगे? यहां 5 प्रकार के स्थावर हो सकते हैं, लेकिन 5 प्रकार के स्थावरों में सूक्ष्म जाति के स्थावर होंगे, बादर नहीं होंगे, क्योंकि आधार नहीं है। हो सकता है कि यहां कहीं कभी कभी जब आंधी चलती है तो आंधी के साथ साथ धूल मिट्टी उड़ती है, तो धूल के जो बारीक कण होते हैं वो बारीक कण हो सकता है उनके आधार पर कोई जीव आ जाए तो वो बादर जीव आ सकते हैं। बाकी यदि कहीं कोई फैन वगैरह लगा हुआ है, कोई हमारा झूमर आदि लगा हुआ है, कोई लाइटिंग लगी है, कोई अन्य चीज यदि बीच उसमें कहीं लगी हुई है, तो उनके आश्रय से, उनके आधार पर बादर जीव हो सकते हैं। बिना आश्रय के बादर जीव नहीं रहते।
तो तीनों लोक इन सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ है। ऐसे सूक्ष्म जीव तीनों लोकों में है और पांचों प्रकार के स्थावर है, वायु का एक भी, अग्नि का एक भी, वनस्पति का एक भी, जल का एक भी, पृथ्वी का एक भी, सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों से तीनों लोक भरा हुआ है। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर ये जीव ना हो, इसीलिए तीनों लोकों में अपन अनंत अनंत जीव कहते हैं। दूसरी चीज, जो बादर जीव होते हैं ये आश्रय से होते हैं, और जो दूसरे त्रस जीव होते हैं ये त्रसनाड़ी में ही पाए जाते हैं, त्रसनाड़ी के बाहर नहीं होते। त्रस जीव के कितने भेद करेंगे, तो त्रस जीव के अपन दो भेद करते हैं। दो इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के जीवों को हम त्रस जीव कहते हैं। उसमें दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री, ये विकलत्रय कहलाते हैं। विकल त्रय, तीन प्रकार के ऐसे जीव हैं जिनके इंद्रियां विकल हैं, सकल नहीं है। दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री, तो ये विकल त्रय हो गए। और एक होते हैं सकलेंद्री। सकलेंद्री के दो भेद करेंगे, सैनी और असैनी। सैनी भेदों में भी अपन चार भेद कर देंगे गति की अपेक्षा से, देवगति, मनुष्य गति, त्रियंज गति, नरक गति। असैनी में तो केवल त्रियंज ही होते हैं, अन्य कोई नहीं होते। इस प्रकार से ये अपन ने इधर भेद प्रभेद कल समझे थे। अब आज अपन आगे की गाथा पढ़ेंगे और आगे की गाथा में ये बात बता रहे हैं कि इन जीव समासों का संग्रह कैसे किया जाता है, उनके गुण धर्मों का विचार कैसे किया जाता है। उन्हीं गुण धर्मों का विचार करने के लिए यहां अगली गाथा लिखी है। इसमें अपन को विशेष रूप से उनके गुण धर्मों को, उनके कर्म आदि की प्रकृतियों का जिनका उदय अनुदय होता है, उनको विशेष जान करके ये पता चलेगा कि हम कौन से जीवों को कौन से समूह में रखें। जब हम किन्हीं जीवों का एक समूह बनाते हैं तो उस समूह की कुछ ना कुछ समानता होती है। उस समानता के आधार पर ही हम एक ग्रुप में उन जीवों को रख देते हैं। दूसरे ग्रुप में यदि अन्य प्रकार के जीवों को रखा है तो कहीं ना कहीं उन सारे जीवों में एक समानता है, तभी उनको दूसरे ग्रुप में रखा है। लेकिन पहले ग्रुप से कहीं ना कोई भिन्नता है, तभी तो वो पहले ग्रुप में ना आकर के दूसरे ग्रुप में गए हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जीवों में कर्मों के आधार पर कितने भेद होते हैं। जैसे अपन पढ़ेंगे, जाति की अपेक्षा पांच प्रकार के जीव होते हैं। एक इंद्री जाति, दो इंद्री जाति, तीन इंद्री जाति, चार इंद्री जाति, पंचेंद्री जाति, नाम कर्म। ये नाम कर्म के भेद प्रभेदों से ही जीव समास बनेंगे। तो ये पांचों के अलग अलग नाम कर्म का उदय है, इसीलिए ये पांचों अलग अलग हैं। ठीक है, अब दो भेद करेंगे अपन त्रस और स्थावर की अपेक्षा से। किन्हीं जीवों के त्रस नाम कर्म का उदय है, किन्हीं जीवों के स्थावर नाम कर्म का उदय है। दो भेद करेंगे हम सूक्ष्म और बादर की अपेक्षा से। किन्हीं जीवों के सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, किन्हीं जीवों के बादर नाम कर्म का उदय होगा। इसी प्रकार से एक होता है पर्याप्त नाम कर्म, एक होता है अपर्याप्त नाम कर्म। तो किन्हीं जीवों के पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है, किन्हीं जीवों के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। तो अब हमको ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें ये विरोध को प्राप्त ना हो। जैसे मान लो हम दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्री जीवों को यदि एक ग्रुप में रखते हैं तो उनको हम त्रस नाम कर्म का उदय कह सकते हैं। लेकिन एक इंद्री जीवों के साथ त्रस नाम कर्म नहीं बनेगा। एक इंद्री जीव होंगे तो वो स्थावर जीव ही होते हैं। एक इंद्री जीवों के साथ त्रस विरोधी है और दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री जीवों के साथ स्थावर विरोधी है। यदि हमने एक ग्रुप में स्थावर 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 को रख दिया तो अब हमें स्थावर रखने के साथ उसमें हम दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री को नहीं रख सकते, क्योंकि ये विरोधी हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि हम त्रस जीवों का कोई ग्रुप बना रहे हैं तो त्रस जीव जितने भी होते हैं ये बादर ही होते हैं, इनमें सूक्ष्म का भेद नहीं होता। एक इंद्रियों में तो सूक्ष्म बादर दोनों भेद होते हैं, लेकिन त्रस जीवों में यह भेद नहीं पाया जाता। ये सारी बातें अपन को अगली गाथा में पढ़ने को मिलेंगी। हम अभी ज्यादा विस्तार में ना बता करके पहले अपन गाथा का अर्थ पढ़ेंगे, फिर इस गाथा को समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। थोड़ी सी जानकारी हमने दी है आपको गाथा के पूर्व में, जिससे आपको एक पता चल जाए कि इस गाथा में किस तरह का विषय आने वाला है। आइए गाथा का अपन उच्चारण करते हैं। आइए देखें, गाथा देखें। तस् चदुजुगाण मध्य
तस चदुजुगाण मध्ये अविरुद्धे हि जुद जादिकम मुदये अविरुद्धे हि जुद जादिकम मुदये जीव समासा होन्ति जीव समासा होन्ति तब्भव सारिच्छ सामन्ना तब्भव सारिच्छ सामन्ना तस चदुजुगाण मध्ये अविरुद्धे हि जुद जादिकम मुदये जीव समासा होन्ति तब्भव सारिच्छ सामन्ना। देखें, अब इसका अर्थ देखें, तस चदु जुगाण मध्ये, यहां बता रहे हैं तस का मतलब त्रस, चदु यानी चार प्रकार के, जुगाण यानी युगल, युगाण चार प्रकार के युगल के मध्य यानी मध्य में। यहां चार प्रकार के युगल बनाएंगे। युगल कौन कौन से बनेंगे? त्रस आदि, जैसे पहला युगल बनेगा त्रस और स्थावर का, दूसरा युगल बनेगा सूक्ष्म और बादर का, तीसरा युगल बनेगा पर्याप्तक और अपर्याप्तक का, चौथा युगल बनेगा प्रत्येक और साधारण का। तो ऐसे चार युगल बन गए। कौन कौन से? त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक और साधारण, ये चार युगल बन गए। इन चार युगलों के साथ जुद जादि कमुदये, जुद यानी युक्त, युक्त का मतलब युक्त करना है। इन चार युगलों के साथ एक युगल और मिलाएं। पांचवा युगल कौन सा होगा? जादि कम्म यानी जाति कर्म। तो जाति कर्म कौन कौन सा होगा? एक इंद्री जाति नाम कर्म, दो इंद्री जाति नाम कर्म, तीन इंद्री जाति नाम कर्म, चार इंद्री जाति नाम कर्म, पंचेंद्री जाति नाम कर्म। तो एक इंद्री जाति नाम कर्म का एक ग्रुप बनेगा और दो इंद्री से पंचेंद्री तक का एक ग्रुप बनाएंगे। इस तरह से जाति नाम कर्म के भी अपन दो भेद कर देंगे, एक इंद्री एक तरफ और दो इंद्री से पंचेंद्री तक एक तरफ। तो ऐसे कितने युगल बन गए? 5 युगल बन गए। त्रस स्थावर, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण, एक इंद्री जाति और दो इंद्री से पंचेंद्री जाति। अब इनके बीच में जो एक ही ग्रुप के होंगे जिसमें विरुद्ध धर्म नहीं आना चाहिए, सूक्ष्म बादर से भी विरोध नहीं होना चाहिए, प्रत्येक साधारण से भी विरोध नहीं हो, इस तरह से पांचों युगलों में मिलाकर के जब कोई ऐसे जीव हो जो सभी प्रकार के समान गुण धर्म वाले हैं, उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, बाकी को अगले ग्रुप में रखेंगे। बस ऐसा करते जाएंगे तो हमारे जीव समास के भेद बन जाएंगे। क्या लिखा? जीव समासा होन्ति हु, जीव समास होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? तस चदु जुगाण मध्य, त्रस आदि चार युगलों के मध्य में, और जुद जादि कमुदय, और जाति कर्म के उदय को भी साथ में लेना है। इनमें अविरुद्ध ही, विरुद्ध नहीं होगा। विरुद्ध होगा तो वो एक ग्रुप में कैसे आएगा? मान लो कभी हम लोग शिविर लगाते हैं और शिविर में मान लो 500 शिविरार्थी हैं, तो 500 शिविरार्थियों को हम एक कक्षा में तो बैठा लेंगे नहीं, तो उनकी क्लासें डिवाइड करते हैं, उम्र के हिसाब से करेंगे। तो हमने कहा कि 10 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक का एक ग्रुप, 15 से लेकर के 25 तक का दूसरा ग्रुप, 25 से ऊपर का तीसरा ग्रुप, इस तरह से। तो अब इसमें कहीं विरोध नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि 25 से ऊपर वाले ग्रुप में कोई 16 साल वाला पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसकी उम्र 16 है, तो वो अपने 15 से 25 वर्ष वाले ग्रुप में ही जाएगा। इसी तरह से इधर हम जीवों को भी रखेंगे। यदि हम सूक्ष्म का ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें फिर त्रसजीव नहीं आएंगे, क्योंकि सूक्ष्म का ग्रुप बनाओगे तो त्रसजीव तो सूक्ष्म होते ही नहीं है, त्रसजीव तो बादर होते हैं। यदि हमने त्रस जीवों का भेद बनाया है तो उसमें एक इंद्रिय जीव नहीं आएंगे, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म वाले नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि त्रस जीव तो दो इंद्रिय से ऊपर वाले होते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान देनी पड़ेगी कि कौन से ग्रुप को हमें लेना है और कौन सा ग्रुप विरोधी है, कौन सा समान गुण धर्म वाला है। अब ये 5 ग्रुप को हम लिखेंगे और पांचों ग्रुप के नाम लिख करके ये देखेंगे कि किसका किसके साथ विरोध है और किसके साथ विरोध नहीं है। इस ग्रंथ में एक सारणी बनी हुई है। इस सारणी को ऐसे यदि आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम आपको बोर्ड पर इसको समझा देते हैं कि इसको कैसे लगाना है। जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर जीव समास बनाना और आसान हो जाएगा। आइए बोर्ड के माध्यम से इसको समझते हैं। आइए देखें, यहां हमने ये 10 पूरे नाम लिख लिए
जो 4 युगल की चर्चा यहां पर की गई थी और जिसमें जाति नाम कर्म को भी हमें मिलाना था। तो ये 5 युगल अर्थात 10 विशेषताएं जीवों की हैं। सबसे पहली विशेषता ये जाति नाम कर्म के आधार पर है, फिर दूसरा त्रस स्थावर, तीसरा बादर सूक्ष्म, चौथा पर्याप्त पर्याप्त और पांचवा प्रत्येक साधारण। अब इनको हम एक दूसरे में लगाएंगे। जैसे एक इंद्री जाति, इसमें अपन को लगाना है, तो चूंकि जाति का युगल अपन ले रहे हैं तो इस युगल में अन्य युगलों को लगाएं और इस युगल में ये देखें कि कौन विरोधी है और कौन अविरोधी है। तो जैसे एक इंद्रिय जीव क्या त्रस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि त्रस जीव किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों को त्रस जीव कहते हैं। त्रस नाम कर्म का उदय 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय के साथ ही पाया जाएगा। यदि किसी जीव के एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय है तो उसके त्रस नाम कर्म का उदय नहीं होगा। तो पहले हम विरोधी गुणों को छांटेंगे, तो यहां अपन लिखेंगे विरोधी, ठीक है। और विरोधी लिखने के बाद फिर इसमें अपन लिखेंगे, तो यहां क्या लिख देंगे? एक इंद्रिय का विरोधी क्या हो गया? त्रस। अब दूसरा ग्रुप देखो, बादर और सूक्ष्म। एक इंद्रिय बादर हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। सूक्ष्म हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। पर्याप्त हो सकते हैं? हो सकते हैं। अपर्याप्त हो सकते हैं? हो सकते हैं। प्रत्येक और साधारण एक इंद्रिय जीव हो सकते हैं। एक इंद्रिय जीवों के ही भेद अपन करते हैं, प्रत्येक जीव और साधारण जीव। तो ये सभी हो सकते हैं। केवल इन 10 भेदों में से ये एक त्रस भेद ऐसा है जो एक इंद्रियों के साथ नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएंगे। अब द्विइंद्रिय आदि के साथ देखें, 2 इंद्रिय आदि जीवों के साथ कौन सा विरोधी है? 2 इंद्रिय आदि जीव त्रस होते हैं कि नहीं? त्रस होते हैं, तो ये तो समान में पहुंच जाएगा। स्थावर होते हैं क्या? नहीं होते। तो यहां पर विरोधी कौन सा हो गया? स्थावर, ठीक है। अब सूक्ष्म और बादर में से देखें, 2 इंद्रिय आदि जीव क्या सूक्ष्म होते हैं? नहीं होते, ये बादर ही होते हैं। तो ये सूक्ष्म नहीं होते, इसीलिए इधर एक भेद सूक्ष्म का भी हो जाएगा, क्योंकि 2 इंद्रिय आदि जीवों में सूक्ष्म का भेद नहीं होता। पर्याप्त पर्याप्त दोनों भी होते हैं। 2 इंद्रिय आदि जीव पर्याप्त तक भी मिलते हैं और अपर्याप्त तक भी मिलते हैं। प्रत्येक साधारण में से क्या होगा? तो एक इंद्रिय जीवों के ऊपर जितने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव हैं, ये प्रत्येक ही कहलाते हैं, ये साधारण नहीं होते। प्रत्येक और साधारण का मतलब इतना होता है, जहां एक शरीर और उसका स्वामी एक आत्मा होती है, उसे हम प्रत्येक जीव कहते हैं। और जहां पर एक शरीर हो और उसकी स्वामी अनंत आत्माएं होती हैं, उसको हम साधारण कहते हैं। तो ये जो साधारण का भेद है, ये केवल एक इंद्रियों में, वनस्पति कायक में होता है, अन्य नहीं होता। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों में ये साधारणपना नहीं पाया जाएगा। तो इधर अपन एक और भेद लिख लेंगे, ये साधारण। तो ये इनका विरोधी हो गया। विरोधी अपन लिख रहे हैं, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों में स्थावर धर्म नहीं पाया जाएगा, सूक्ष्म नहीं पाया जाएगा और साधारणपना भी नहीं पाया जाएगा। अब त्रस जीवों में देखें, त्रस जीवों में इनमें से कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा? त्रस जीवों में देखेंगे तो त्रस जीवों में क्या एक इंद्रिय जाति होगी? नहीं होगी, तो एक इंद्रिय जाति नहीं होगी। दूसरा क्या नहीं होगा? त्रस जीवों में स्थावरपना नहीं होगा, ठीक है। और त्रस जीवों में क्या नहीं होगा? त्रस जीवों में सूक्ष्मपना नहीं होगा। और त्रस जीवों में क्या नहीं होगा? और ये साधारणपना भी नहीं होगा। जो अपन ने ऊपर अभी लिखे थे 2 इंद्रिय आदि में, वो सारे नहीं होंगे। तो ये इनके विरोधी, ये नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे। आगे देखें, एक स्थावर जीवों में क्या क्या नहीं होगा और क्या क्या होगा? तो स्थावर में क्या नहीं होगा? स्थावर में 2 इंद्रिय आदि जीव नहीं होंगे। ये 2 इंद्रिय आदि जो जाति नाम कर्म है, ये जाति नहीं होगी। और क्या होगा? त्रसपना भी नहीं होगा। अब देखें, एक इंद्रिय जीवों में, स्थावर जीवों में सूक्ष्म और बादर दोनों भेद होंगे। पर्याप्त पर्याप्त दोनों भेद होंगे। प्रत्येक साधारण दोनों होंगे। तो अब इधर विरोधी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपन स्थावर की बात कर रहे हैं। तो स्थावर में जाति नाम कर्म में 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जाति ये विरोधी है, और त्रस ये विरोधी है। सूक्ष्म बादर, पर्याप्त पर्याप्त और प्रत्येक साधारण, ये सभी भेद इस स्थावर में पाए जाएंगे। बादर और सूक्ष्म की बात करें तो बादर का विरोधी कौन हो गया? बादर का विरोधी सूक्ष्म हो जाएगा। अब बादर देखें,
बादर एक इंद्रियों में होते हैं कि नहीं? होते हैं। और दो इंद्रिय आदि में भी होते हैं। बादर तो सभी जीव हैं ही, तो बादर तो इन सभी में पाया जाएगा। त्रस बादर होते हैं। बादरों में स्थावर जीव होते हैं, क्योंकि स्थावर में भी बादर पाए जाते हैं, तो ये दोनों होंगे। बस बादर होगा तो सूक्ष्म नहीं होगा। बादर पर्याप्तक भी होंगे, बादर अपर्याप्तक भी होंगे। बादर प्रत्येक और साधारण, ये दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव तो बादर ही होते हैं और साधारण में सूक्ष्म बादर दोनों भेद पाए जाते हैं। तो बादर का विरोधी केवल एक बचेगा, सूक्ष्म। ठीक है, अब इसमें देखें सूक्ष्म का विरोधी कौन है? तो सूक्ष्म का विरोधी एक बादर तो हो ही जाएगा। अब ऊपर से देखें अपन, सूक्ष्म का विरोधी एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रियों में तो सूक्ष्म होते हैं, तो ये तो समान गुण धर्म हो गया। दो इंद्रिय आदि जीव ये नहीं होंगे, तो इधर अपन एक और भेद लिख देंगे, दो इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म। दो इंद्रिय आदि, ये भेद सूक्ष्म जीवों में नहीं होता। त्रस और स्थावर, सूक्ष्म जीवों में त्रस भेद भी नहीं होगा, क्योंकि त्रस जीव सूक्ष्म नहीं होते, ये बादर ही होते हैं। और पर्याप्त पर्याप्त दोनों होंगे। प्रत्येक साधारण में से प्रत्येक जीव बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते, इसीलिए सूक्ष्म के साथ प्रत्येक का भेद और आ जाएगा, क्योंकि ये उसका विरोधी है। यदि प्रत्येक वनस्पति वाला जीव होगा तो वो बादर होगा, वो सूक्ष्म नहीं होगा, इसलिए ये विरोधी हो गए। ठीक है, अब इसमें देखें पर्याप्त और अपर्याप्त। तो पर्याप्त का विरोधी अपर्याप्त और अपर्याप्त का विरोधी पर्याप्त, ये तो हो ही गए। अब इसके बाद देखें पर्याप्त नाम कर्म का उदय एक इंद्रियों में होता है कि नहीं? होता है। दो इंद्रिय आदि जीवों में होता है, त्रस जीवों में होता है, स्थावर जीवों में होता है, बादर में होता है, सूक्ष्म में होता है, प्रत्येक में है, साधारण में है। सभी में पर्याप्तक नाम कर्म पाया जाएगा। केवल पर्याप्तक यदि विरोधी है तो अपर्याप्तकों का विरोधी है। इसी तरह से अपर्याप्तक नाम कर्म यदि विरोधी है तो पर्याप्तकों का है। बाकी सभी में यह भेद पाया जाता है। प्रत्येक और साधारण को देखें तो प्रत्येक और साधारण में अब एक इंद्रियों से लगाएं तो प्रत्येक जीव एक इंद्रियों में होते हैं कि नहीं? होते हैं। और दो इंद्रिय आदि जीव उनमें भी होते हैं, तो प्रत्येक जीव में तो ये दोनों भी पाए जाएंगे। त्रस और स्थावर में से प्रत्येक जीव त्रस भी होते हैं और स्थावर में भी प्रत्येक का भेद बन जाता है। बादर और सूक्ष्म के साथ प्रत्येक बनेगा कि नहीं? प्रत्येक वनस्पति के साथ बादर भेद बन जाएगा और प्रत्येक के साथ सूक्ष्म सूक्ष्म भी बन जाएगा। जैसे पृथ्वी का एक, जल का एक आदि है, ये प्रत्येक कहलाते हैं, तो ये सूक्ष्म भी बन जाएगा। पर्याप्त अपर्याप्त ये दोनों भी भेद प्रत्येक के साथ बन जाएंगे। तो प्रत्येक के साथ केवल एक विरोधी बनेगा, साधारण, क्योंकि जो प्रत्येक होगा वो साधारण नहीं होगा। अब साधारण का विरोधी देखें। साधारण का विरोधी कौन है? साधारण का विरोधी एक तो प्रत्येक हो ही गया और दूसरा ऊपर से नीचे तक लगाएं तो साधारण का विरोधी एक इंद्रिय है क्या? नहीं, एक इंद्रियों में तो साधारण जीव होते ही हैं। दो इंद्रिय आदि जीवों में साधारण नहीं होगा। यदि दो इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म का उदय है तो फिर साधारण नाम कर्म का उदय नहीं होगा। तो साधारण के साथ दो इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म का विरोध है, ये उसमें नहीं पाया जाएगा। तो ये दो इंद्रिय जाति अपन लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखें त्रस और स्थावर। तो साधारण भेद केवल स्थावर में होता है, त्रस में नहीं होता, तो इधर अपन एक त्रस लिख लेंगे। फिर देखें बादर सूक्ष्म। तो साधारण वनस्पति वाले बादर भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। तो केवल कितने भेद विरोधी बने? प्रत्येक वनस्पति, द्विइंद्रिय जाति आदि और त्रस, ये इनके विरोधी कहलाएंगे। बस ये चीज यदि अपन को एक बार क्लियर हो गई कि कौन से जीवों के कौन विरोधी है और कौन उसका समान गुणधर्म वाला है, यदि ये अपन को समझ में आ गया तो अब जीव समास बनाने में अपन को आसानी होगी और इन्हीं गुण धर्मों के आधार पर जीव समासों की संरचना होती है। यहां पर एक शब्द और आया है, तद्भव सादृश्य सामान्य। यहां पर तद्भव सामान्य और सादृश्य सामान्य का वर्णन किया गया है। तो तद्भव सामान्य का मतलब होता है जो एक जीव की विभिन्न पर्यायों में पाया जाता है। एक ही जीव है, आज मनुष्य गति में है, कल देव गति में गया, फिर नरक गति में गया, फिर त्रियंज गति में गया, कभी दो इंद्रिय बन रहा है, कभी एक इंद्रिय बन रहा है, कभी सूक्ष्म बन रहा है, कभी बादर बन रहा है। इसको बोलते हैं हम तद्भव सामान्य। और एक होता है सादृश्य सामान्य। सादृश्य सामान्य का मतलब है जब अन्य जीवों की अपेक्षा समानता देखी जाती है।
तो यहां ये जो जीव समास का कथन होगा ये सादृश्य सामान्य की अपेक्षा होगा। इसी को हम त्रियक सामान्य भी कहते हैं। त्रियक सामान्य का मतलब तिरछे रूप में अपन देख रहे हैं, अन्य सभी जीवों में देख रहे हैं। जैसे त्रस नाम कर्म का उदय देवों में भी है, मनुष्यों में भी है, नारकियों में भी है, तो ये सब एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। हमने सैनी असैनी का भेद किया तो सैनी कहते ही देव, मनुष्य, त्रियंच, नारकी ये सभी आ जाएंगे। त्रियंचों में वो जो सैनी है। तो इस प्रकार से हम जब एक गुणधर्म लेंगे और उस गुणधर्म से सहित किसी भी गति के जीव हों, वो यदि समान गुणधर्म वाले हैं तो वो एक ही उसमें आएंगे। इसको बोलेंगे हम त्रियक सामान्य। जब एक ही जीव की विभिन्न पर्यायों की विशेषता कहते हो उसको हम ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। यहां जो जीव समास का प्रकरण है, इस जीव समास के प्रकरण में हम अन्य सभी जीवों को एक ग्रुप में रख रहे हैं। और जब एक ग्रुप में रखेंगे, अन्य सभी जीवों को रखेंगे तो उसकी समानता देखी जाएगी। इसीलिए यहां मुख्य रूप से त्रियक सामान्य का वर्णन किया जाता है। जैसे हमने मान लो स्थावर और त्रस ये दो भेद किए हैं, तो यहां पर अब हमको ये देखना पड़ेगा स्थावर नाम कर्म का उदय किन किन जीवों के हैं। जिन जिन के हैं उन सबको हम स्थावरों में रखेंगे, जिनके त्रस नाम कर्म का उदय होगा उनको हम त्रस के अंतर्गत रखेंगे। अब त्रस में भी हम भेद करेंगे, जिनके 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, इन 3 जाति नाम कर्म का उदय है वो एक ग्रुप में बनेंगे, और जिनके पंचेंद्री जाति नाम कर्म का उदय है उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। तो ये ग्रुप फिर अपन बनाएंगे तो हमारे जीव समास का कथन पूरा हो जाएगा। तो अभी आज की कक्षा में अपन ने एक गाथा देखी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। ये जो आज अपनी 2 वीडियो हुई है, एक कल की हुई और एक आज की हुई, इन 2 वीडियो में हमने जीव के भेद प्रभेद बताए और जीवों में किस तरह से विरोध और अविरोध होता है। यदि ये बात हमको क्लियर हो गई तो जीव समास बनाने में आसानी होगी। इसको थोड़ा सा आप सामायिक आदि करते हो, नहीं करते हो तो सामान्य रूप से 10 मिनट 15 मिनट का समय निकालें और एक बार इन जीवों के बारे में विचार करें, इन्हीं गुणधर्मों के बारे में कि त्रस गुणधर्म जो है, त्रस गुणधर्म किन किन में पाया जाएगा। क्या एक इंद्री जाति में त्रस पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। स्थावरपना है, ये कहां कहां पाया जाएगा? क्या 2 इंद्री आदि जीवों में स्थावरपना पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। पर्याप्त और अपर्याप्त नाम कर्म है, ये कहां कहां पाए जाएंगे? क्या सभी जीव पर्याप्तक होते हैं? क्या सभी जीव अपर्याप्तक ही होते हैं? या दोनों प्रकार के जीव सभी प्रकार के होते हैं? एक इंद्री जीव दोनों प्रकार के होते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, जितने भी जाति के भेद किए गए हैं इन सभी में पर्याप्तक जीव भी मिलते हैं, अपर्याप्तक भी मिलते हैं। इसीलिए इनमें कोई भी विरोधी नहीं हुआ। पर्याप्त पर्याप्त में देखेंगे तो कोई दूसरा अन्य कोई विरोधी नहीं है, केवल ये आपस में ही विरोधी है और कोई अन्य विरोधी नहीं है। तो इस तरह से अपन को थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। इसके बाद फिर जो अगली गाथाएं आएंगी उन गाथाओं में 14 जीव समास, 19 जीव समास और फिर उनके भेद प्रभेद करते हुए 38, 57 और फिर 98 जीव समास का वर्णन आएगा। इन जीव समास का वर्णन भी हमने आपको बताया था 4 प्रकार से किया गया है। एक स्थान की अपेक्षा से, फिर एक योनि की अपेक्षा से, एक शरीर की अवगाहना की अपेक्षा से और फिर एक इनकी जाति और कुल की अपेक्षा से। तो ये अभी अपन जो वर्णन पढ़ेंगे ये स्थान की अपेक्षा से पढ़ेंगे, कौन से जीव कौन से स्थान में पाए जाते हैं, ये स्थान का वर्णन हो रहा है। इसके बाद फिर योनि की अपेक्षा से वर्णन होगा। तो आज की कक्षा में अपन ने बहुत महत्वपूर्ण गाथा देखी है। ये गाथा लगाने में थोड़ा सा हो सकता है कठिन पड़ रही हो, लेकिन इतनी कठिन है नहीं। एक बार ये गुणधर्म हमारे समझ में आ जाएंगे तो हम सब कुछ समझ जाएंगे। गुण स्थान जब अपन ने देखे थे तो गुण स्थान में मोहिनी कर्म का विशेष योग था। जो अपन मार्गणाओं का कथन आगे करेंगे उनमें लगभग सभी कर्मों का वर्णन कहीं ना कहीं आ जाता है। ज्ञानावरण कर्म से ज्ञान मार्गणा, दर्शनावरण कर्म से दर्शन मार्गणा, नाम कर्म के उदय से भी कई सारी मार्गणाएं होती हैं। तो ये कई सारे कर्मों से होंगी। ये जो जीव समास है इनमें मुख्य रूप से नाम कर्म का ही भेद प्रभेद लगाया जाता है। नाम कर्म की ही मुख्यता है, चाहे वो जाति नाम कर्म हो, चाहे वो त्रस स्थावर नाम कर्म हो, चाहे वो बादर सूक्ष्म नाम कर्म हो, चाहे पर्याप्त पर्याप्त नाम कर्म हो, चाहे प्रत्येक साधारण नाम कर्म हो। ये सारे नाम कर्म के भेद प्रभेद हैं और नाम कर्म के आधार पर ही हमको एक नई पर्याय की प्राप्ति होती है और इनमें एक कनेक्शन है।
यदि एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय होगा तो फिर उसके स्थावर नाम कर्म का उदय होगा ही होगा, और हो सकता है उसके सूक्ष्म नाम कर्म का भी उदय हो जाए, हो सकता है उसके साधारण नाम कर्म का भी उदय हो जाए, क्योंकि सूक्ष्म और साधारण ये जो दो नाम कर्म है, ये दोनों नाम कर्म का उदय एकेंद्रीय जीवों में ही होता है। एकेंद्रीय जीव है तो वो स्थावर, सूक्ष्म और साधारण ये होंगे। बादर का उदय हो सकता है लेकिन सूक्ष्म और साधारण एकेंद्रीय के ही होगा, दो इंद्रिय आदि के नहीं होगा। सूक्ष्म और साधारण का उदय है तो स्थावर और एकेंद्रीय होगा ही होगा। ये आपस में इनका कनेक्शन है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से त्रस नाम कर्म का उदय है तो उसके स्थावर नाम कर्म का उदय नहीं होगा, उसके एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय नहीं होगा, उसके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय नहीं होगा, उसके साधारण नाम कर्म का उदय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके त्रस नाम कर्म का उदय है। तो ये सारी चीजें अपन को देखनी पड़ेंगी, एक कर्म के साथ दूसरा कर्म किस तरह से कनेक्ट होता है, ये सारी चीजें समझ में आएंगी तो जीव समास भी समझ में आ जाएगा। आज की कक्षा में इतना ही। आप थोड़ा सा इस गाथा का चिंतन मनन कीजिए, आगे अपन आगे के विषय को आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।